हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अर्पित, योर फिजिक्स एजुकेटर एट मेगा माइंस ट्यूटोरियल। सो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम में हम जितनी भी उसकी टर्मोलॉजी है उसको समझेंगे और साथ ही साथ हमारा टारगेट क्या है 2023 का बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, हमारा जो मेन टारगेट है वो बोर्ड एग्ज़ाम है 2023 का। और ये जो गॉस थ्योरम का टॉपिक है स्पेशली आपके लिए बनाया गया है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकें। ठीक है, सो गॉस थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जो वेक्टर फॉर्म में होती है। कई बच्चे से परेशान होते हैं, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे मतलब क्या किया जाए, समझ में नहीं आ रहा, उनके डेरिवेशन नहीं समझ में आते, तो फिर उनके पास एक रास्ता होता है, वो रट के चले जाते हैं। ठीक है, और रटना इतना इजी काम नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि भाई बुक का बुक भी रट लेते हैं, उनके लिए इजी टास्क होता है, बट 100 में 99 लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रटना भी एक प्रॉब्लम है। इतना हार्ड वर्क कर नहीं सकते हैं, वो समझने में भी इतना टाइम नहीं दे सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए गॉस थ्योरम लेकर आए हैं, ताकि आप इस वन शॉर्ट वीडियो में गॉस थ्योरम को कम्प्लीटली समझ लें। इससे रिलेटेड किस तरीके से प्रॉब्लम पूछी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे कि किससे क्या ऑब्जेक्टिव बनता है, कैसे वेरी शॉर्ट बनता है, कैसे शॉर्ट बनता है और कैसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है पहले हम उसको देखते हैं। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसके स्टेटमेंट की बात करें, इसके स्टेटमेंट की बात की जाए तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है E डॉट DA वेक्टर वो Q बाय एप्सिलॉन, ये इसका स्टेटमेंट है या फॉर्मूला आप कह लो। इसी को बोला जाता है गॉस थ्योरम। इसको क्या बोला जाता है, गॉस थ्योरम। ये जो पूरा टर्म है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे जो Q लिखा गया है इसको रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ लूप। नेट चार्ज इनक्लोज बाय अ लूप। ये सिर्फ क्यू नहीं है कि कोई भी चार्ज दिया है तो हम सिर्फ क्यू लेंगे। ये क्यू जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेट चार्ज इनक्लोज बाय अ लूप या सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को समझने के लिए हमें क्या क्या समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है, नेट चार्ज इनक्लोज बाय अ लूप, और उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जान गए मीन्स गॉस थ्योरम समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे। ठीक है, सो आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इसको रफ कर दें हम ताकि हमें स्पेस मिल जाए और कर सके हम अच्छे से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में बन सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में बन सकता है और इसके ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाएगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है, पहले इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखते हैं कि जैसे कि कोई प्लेन है, ठीक है, इट इज़ अ प्लेन और इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये पास हो रही हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी प्लेन हो, जैसे कि ये प्लेन है, आप समझो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे आप अज्यूम कर लो ये जो मेरी हथेली है ये एक प्लेन है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। मीन्स ये जो टिप है मार्कर की इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सो एक ये प्लेन है, मान लो बोर्ड है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये इसको हम प्लेन पे ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर। ठीक, तो एक एंगल आ रहा है ई और ए के बीच में, हमने लेट कर लिया एंगल थीटा है।
ठीक है, एंगल लेट कर लिया थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ई ए वेक्टर। अभी डी ए नहीं ले रहा है, ई ए वेक्टर, ई ए वेक्टर, ठीक है, ई डॉट ए। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनका जब हम स्केलर प्रोडक्ट ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और जब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो वो ओपन कैसे होता है, वो ओपन कैसे होता है वो देख रहे हैं। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट देख लें, यूनिट भी इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायमेंशन ऑब्जेक्टिव में एनी टाइम छप सकती है। ये समझ लीजिए, डायमेंशन एनी टाइम छप सकती है। तो इसका हम देखेंगे डायमेंशन और यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करोगे, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। ये होता है फोर्स, कूलम फोर्स, और ये चार्ज, फोर्स की न्यूटन और इसकी कूलम। सो जो इसकी यूनिट निकल कर आए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर फॉर एरिया, न्यूटन पर कूलम फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट हो गई। अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो सीजीएस में, न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब इसका डायमेंशन देखो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम इसी के आगे लिख दे रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव पर्पज से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन का MLT -2, ठीक है, मीटर स्क्वायर है मीन्स L2, एम कैपिटल एम ना समझ लेना, ये मीटर है, मीटर की L होती है, ठीक है। कूलाम का क्या हो जाएगा, कूलाम की क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू क्या होता है, IT AT, ठीक है। चार्ज का I का A, T का टाइम का T, सो AT। तो इसकी डायमेंशन क्या निकल कर आई, जो फाई की डायमेंशन है वो क्या निकल कर आई, ML 3T-3A-1। ये आप ऐसे डिराइव कर सकते हो, हम आपको रटने के लिए नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल आप रट के जाइए ML 3T-3A-1, बिल्कुल नहीं। आपको हरगिज ये काम नहीं करना है। आपको फॉर्मूला पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, F/Q, उससे आप रख के इसकी यूनिट पहले आप निकालिए, यूनिट से इसकी डायमेंशन कर लीजिए, और ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि पूछा जाए, ठीक है। सो ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब आते हैं कि इसके केसेस देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, क्या देखते हैं, केसेस। तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, इसका स्केलर प्रोडक्ट, किसी का वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हो तो कैसे ओपन होता है, कॉस थीटा। कैसे होता है, कॉस थीटा। तो इसमें जो केस बनेगा इस फॉर्मूले में, कितने केस बनेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला केस हम ये लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब थीटा हम 0 रखेंगे तो फाई ई क्या आएगा, E A cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, EA। क्या हो जाएगा, EA, और इसी को बोलेंगे फाई ई मैक्स। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब ये थीटा इज इक्वल टू 0 क्या बताता है, इसका थ्योरेटिकल फॉर्म भी समझ लेते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस विच क्रॉस अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, विच क्रॉस अ पर्टिकुलर एरिया और कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी प्लेन को कट कर रही हैं, तो कितनी कट कर रही हैं, इसका मेजरमेंट हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। इसका मेजरमेंट कौन देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब हम देखें कि जैसे थीटा हमने 0 लिया, थीटा 0 लिया मीन्स जो E और A, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है वो थीटा है, ये E और A के बीच का एंगल थीटा है। तो अब समझते हैं, जैसे कि ये हमारा प्लेन है, हमने इसको
प्लेन एज्यूम किया, ठीक है। ऐसे देखो ये हमारा प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा, ये सब आप जान गए हो। इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। अब थीटा पैरेलल कब होगा? ई और ए के बीच का एंगल है थीटा, तभी पैरेलल पॉसिबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हो, मीन्स ये ऐसे हो जाए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये एरिया वेक्टर हो गया, ऐसे हो। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो प्लेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसको ऐसे समझ सकते हो कि इसको समझना है तो ये फिगर से हम समझ सकते हैं, बहुत आसानी से फिगर से हम इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि ये प्लेन है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये हैं, इसके परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस इसके परपेंडिकुलर है, ठीक। ये ई वेक्टर और ये हमारा प्लेन है, एक ही बार लिखें इसको, ठीक है। इट इज ई वेक्टर। तो आप देख रहे हो जब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इसके परपेंडिकुलर होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कट कर रही होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कट कर रही होंगी, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। अब दूसरा केस देखो, इसको हम थ्योरी में भी लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में छप के आते हैं, देखो भाई थ्योरी में भी डाल देते हैं कि व्हेन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस are perpendicular to the plane। ये समझो। अब यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि थीटा जीरो, एक साइड जीरो भी है, परपेंडिकुलर भी है। ये प्लेन के परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ फोर्सेस, प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये जो थीटा है ये ई और ए के बीच का एंगल है, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर होता है, इसी वजह से ई और ए क्या हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं और एंगल जीरो हो जाता है, ठीक। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा केस, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मीन्स एरिया वेक्टर और जो प्लेन है वो पैरेलल हो जाए, या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, थीटा 90 हो, तो इस केस में जब cos 90 रखेंगे तो cos 90 जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा? जीरो। तो इसको कैसे समझेंगे? इसको फिगर से अगर समझना हो, जैसे कि एक प्लेन हमने लिया ये, ठीक है, ये हमारा प्लेन है, ठीक है। इसके ऊपर से, इसकी सरफेस से ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं। वैसे ये 3D है, 2D में आप ये समझो जैसे कि ये प्लेन है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, ये इसकी टिप। तो आप देख रहे हो कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन इसको कट नहीं कर रही है, कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन कट नहीं कर रही, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। आप ऐसे समझ सकते हो। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर एंगल कितना है? 90, क्योंकि प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो थीटा क्या आ रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। थीटा क्या आ रहा है? ये इसका ई हो गया और इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, तो थीटा 90 डिग्री आ रहा है। तो इसको अगर थ्योरी फॉर्म में ऑब्जेक्टिव में डालेंगे तो कैसे डालेंगे? व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू द प्लेन, मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, तभी तो प्लेन का जो प्लेन के पैरेलल है, तभी तो जो प्लेन है उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा और इलेक्ट्रिक लाइन और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री आएगा। अब इसमें आप गलत मत करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में देखो कैसे डाल सकते हैं, या तो ये रिलेशन के वे में डाल सकते हैं या इस तरीके से एक ऑप्शन पुट कर देंगे, ठीक है। अब आपको गलती वहां पर नहीं करनी है और आप इसको समझने के बाद गलती कर भी नहीं सकते। तो आप देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें कितने वे से बन सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला हो सकता है, इसमें से कोई एक ये केस हो सकता है, ठीक है, उसका
इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसकी डायमेंशन पूछी जा सकती है, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी रख सकते हैं। और एक डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रॉस अ पर्टिकुलर एरिया, उसको भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और उससे किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो भी हम डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब अगर इस पे क्वेश्चन बनाएं या करें तो काफ़ी हो सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जरूरी, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कैसे बनेगा वो देख लेते हैं, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको हम रफ कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। इसका शॉर्ट कैसे बनेगा और वेरी शॉर्ट कैसे बनेगा ये देखते हैं। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट, अभी गॉस थ्योरम को रफ नहीं कर रहे हैं, उसी को तो समझ रहे हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला पार्ट समझ रहे हैं। अभी नेट चार्ज इनक्लोज बाय अ लूप भी समझेंगे। अभी इस पे प्रॉब्लम देख ले कि शॉर्ट वेरी शॉर्ट कैसे बनता है। जैसे क्वेश्चन आपको दे देगा, एक ई वेक्टर दे देगा 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, माइनस 4k कैप, और एक एरिया वेक्टर दे देगा 3j कैप प्लस 2i कैप प्लस k कैप। फिर आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए, तो आप क्या करोगे, इसका स्केलर प्रोडक्ट कर दोगे। ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में डाल सकते हैं, जनरली वेरी शॉर्ट में डालेंगे, इतना बड़ा है नहीं, तो आप इसका स्केलर प्रोडक्ट कर दोगे, क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, स्केलर प्रोडक्ट तो आना ही चाहिए, गॉस पढ़ रहे हो, वो 11th का पार्ट है। 3j कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, ठीक है। स्केलर में क्या होता है, जो आई के हैं वो मल्टीप्लाई होंगे सिंबल के साथ, और जे के जे से होंगे। सो 2 का मल्टीप्लाई 3 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई 2, प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई यहाँ के है 1 है तो 1, तो क्या हो गया 3 2 6 प्लस 6 माइनस 4 मीन्स 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो उसकी यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। समझ में आया कैसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, ठीक है। अब हम गॉस थ्योरम को समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गए, अब गॉस थ्योरम को देखते हैं कि गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो ऊपर लिखा हुआ है, उसी पे वर्क कर रहे हैं। गॉस थ्योरम कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल होता है 1/ε टाइम्स ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज बाय अ लूप। ये इसको आप थ्योरी फॉर्म में भी लिखोगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय अ लूप। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे डिटरमाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे अब आप कह रहे होगे कि फाई ई लिख रहे थे, इसको फाई ई भी लिखो आप, हम तो कह रहे हैं आप फाई ई भी लिखो, ठीक है। अब इसका सर्कुलर इंटीग्रल समझो, ठीक है। जैसे कि हमने कोई सरफेस ली, ये लिया, अगर इसमें से हम कोई स्मॉल पार्ट लें, ठीक है, कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट डीए वेक्टर लिया, कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट डीए वेक्टर लिया, तो इससे पास होने वाली जो लाइन ऑफ फोर्सेज होंगी, मान लो ई वेक्टर है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, ई वेक्टर पास हो रहा है, तो इसका जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही इस ये जो सरफेस बनी हुई है इसमें कई स्मॉल एरिया एलिमेंट हैं, कई स्मॉल एरिया एलिमेंट हैं, आप देख सकते हो कई स्मॉल हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, अब हमें पूरे कंप्लीट लूप का निकालना है, क्लोज लूप का, पूरी लूप का निकालना है, तो इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या बन के हो जाएगा, इंटीग्रेट ई डॉट डी ए वेक्टर, और फॉर क्लोज लूप है तो यहाँ पे क्लोज लूप लगा दिया, ठीक है। ये सिंबल बताता है फॉर क्लोज लूप, ठीक है, इनक्लोज बाय अ लूप या क्लोज लूप, ठीक है, ये सिंबल बताता है। और इंटीग्रेशन क्या बताता है, सम ऑफ, ऐसे ही छोटे छोटे, इसका भी मान लो डी फाई ई है, ठीक है,
तो ऐसे ही छोटे छोटे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप जनरेट कर रहे हो उनको अगर जोड़ना है, सम करना है, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल आउट और ये निकल कर आएगा, फाइनल रिलेशन ये निकल कर आएगा। ये वेक्टर फॉर्म इंटीग्रल फॉर्म में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है, ये भी आप समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस फॉर्म में लिखा गया गॉस थ्योरम में, ठीक है, E डॉट डी ए वेक्टर फॉर स्मॉल मतलब पूरे क्लोज लूप के लिए। ये जो इंटीग्रेशन है ये सम बता रहा है और ये जो सर्कल है ये बता रहा है कि फॉर अ क्लोज्ड लूप, फॉर अ क्लोज्ड लूप। समझ गए, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, समझ गए, ठीक है। अब आते हैं हम नेट चार्ज इनक्लोज बाय अ लूप समझते हैं। क्या समझते हैं, नेट चार्ज इनक्लोज बाय अ लूप। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जैसे कि मान लो सरफेस कैसी भी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, ठीक है, इर्रेगुलर भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकता है उसका, बट कंडीशन ये है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए। कंडीशन क्या है, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक कैसे सरफेस ली, ठीक है, इसमें एक प्लस क्यू है, -4 क्यू है, +3 क्यू है, ठीक है, +5 क्यू, इतने चार्जेस हैं वैरायटी के, बाहर 7 क्यू है, यहाँ पे 12 क्यू है। अब आपसे पूछा जाए बताइए कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नेट चार्ज इनक्लोज बाय अ लूप। क्या चाहिए हमको, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ लूप। तो नेट चार्ज बाय इनक्लोज्ड बाय अ लूप कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय अ लूप कितना आएगा, नेट चार्ज मीन्स क्यू नेट। यहाँ पे जो क्यू लिखा है हम उसको क्यू नेट लिखें, क्यू नेट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बुक्स में क्या है क्यू लिखते हैं तो लगता है ये क्यू एक ही है, ठीक है, क्यू नेट। तो क्यू नेट कितना आएगा, बाय अ लूप या इन अ लूप। तो बाय अ लूप में आप सबका सम करोगे, क्योंकि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर सम हो रहा है तो सम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सिंबल के साथ आप सम कर दोगे। एक चार्ज क्यू है, +5 क्यू है, प्लस ये -4 क्यू है सिंबल के साथ, +3 क्यू है, ये इट इज 3 क्यू। तो जो क्यू नेट आया इन सर्कल इन दिस लूप वो कितना आया, 6 क्यू -4 क्यू +3 क्यू मीन्स ये आया 5 क्यू। कितना आ गया ये, 5 क्यू। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ लूप इज 5 क्यू। आउटसाइड से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें जितना चार्ज इसके बाहर है उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्यू नेट क्या है ये। अब अगर इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो कैसे निकाल दोगे आप, क्यू नेट निकाल लिया, फॉर्मूला लगाओगे क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आप जानते हो, इट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻ समथिंग होती है, ठीक है, हम रट के नहीं रखते हैं, ठीक है। क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट क्या है, क्यू नेट अभी आपने निकाला 5 क्यू, वो भी पॉजिटिव है एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय दिस लूप। आप इसको एज अ क्वेश्चन भी समझ सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब आप देखो गॉस थ्योरम कितना यूजफुल है, ठीक है, कितना इजी है। अब आपको ये इजी लगेगा, कितना यूजफुल है, कितना इजी है। अब आप सोच रहे होगे बड़े बड़े डेरिवेशन करते हैं, उन बड़े बड़े डेरिवेशन को कैसे समझा जाए भाई गॉस थ्योरम से, तो अब वो देखते हैं उनको इजीली कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो आते हैं हम लोग गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पे। किस पे आते हैं, एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे आते हैं, थोड़ी सांस ले ले। अब एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम, ये स्टेटमेंट मैं रफ नहीं करूंगा क्योंकि इसी पे वर्क करना है हमको, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम मींस डेरिवेशंस पे आते हैं। बहुत इजी वे में आपको हम बता रहे हैं और आप 110% इसको समझ जाओगे विदाउट एनी डिफिकल्टी, विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको समझ में आएगा। ना समझ में आया तो फिर मेरे पास आ जाइएगा। सो अब डेरिवेशन पे आते हैं।
मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड या कूलाम फोर्स को डिराइव किया जाता है बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो पहला डेरिवेशन है डेरिवेशन ऑफ कूलाम फोर्स बाय यूजिंग गॉस थ्योरम मीन्स जीटी, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको और एक और इसमें ऐड कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज पॉइंट चार्ज, ठीक है। कई वेज में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये लॉन्ग का क्वेश्चन होगा, ये समझ लेना। डेरिवेशन ऑफ कूलाम फोर्स बाय यूजिंग गॉस थ्योरम या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसको समझते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज लिया हमने, ठीक है, एक हमने ये पॉइंट चार्ज लिया, ये प्लस क्यू है, क्या, एक पॉजिटिव चार्ज लिया, ठीक है, प्लस क्यू। अब हम इसके अराउंड एक सरफेस एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस है, इट इज स्फेरिकल है बट प्लेन है, तो इसमें हम 2D ही ड्रॉ कर सकते हैं, स्फीयर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस सरफेस को बोला जाएगा गॉसियन सरफेस, और ये कैसा है, स्फेरिकल, कैसा है, स्फेरिकल, आप देख रहे हो, जिसकी रेडियस r है, ठीक है, रेडियस r है। तो इस सरफेस पे हमने क्या लिया, एक एलिमेंट लिया, ठीक है, मान लो ये लिया, पॉइंट ले रहे हैं, दिस पॉइंट, यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया, P पॉइंट, इट इज P पॉइंट, ठीक, और इसकी रेडियस r है, इस गॉसियन सरफेस की, इसकी डिस्टेंस r है Q से। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इस पे अगर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए Q0 तो कितना फोर्स लग रहा है, तो इस पे हमने एक टेस्ट चार्ज भी रख दिया Q0 का, ठीक है, एक टेस्ट चार्ज Q0 भी रख दिया। तो देखो ये क्या है, पॉइंट चार्ज है। हम जानते हैं कि जो पॉइंट चार्ज होता है, यहाँ समझते हैं, इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज ऐसे निकलती हैं जो स्फीयर के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इससे भी हमने ये एलिमेंट कंसीडर किया, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में निकल रही होंगी कि नहीं निकल रही होंगी, ठीक है। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा, स्मॉल एलिमेंट लिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। तो मीन्स ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा, DA इसके। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आया, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो फॉर दिस एलिमेंट, ठीक है, फॉर P। नाउ फॉर P, हम इसको P एज्यूम कर रहे हैं, इस एलिमेंट को। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो क्या आया, d phi e, क्या आया, d phi e इज E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही पूरे स्फेयर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में अगर ब्रेक कर रखा है, उनका सम करेंगे तो क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, और ये phi e क्लोज लूप है, ये क्लोज लूप है, तो क्या हो जाएगा, E डॉट DA वेक्टर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। अब अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो इंटीग्रेशन है वो क्या बताता है, सम बताता है, क्या बताता है, सम। तो ये स्फेरिकल है, स्फेरिकल का हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये क्या बताएगा, ये इसका सरफेस एरिया ही तो बताएगा, ये इसका सरफेस एरिया ही तो देगा, इंटीग्रेशन एरिया भी तो देता है। आप जब इंटीग्रेशन पढ़ते हो मैथ में तो एरिया ही तो कैलकुलेट करते हो कि दो ग्राफ दिए हुए हैं, कट कर रहा है, उसका एरिया निकालो, इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो ये क्या देगा, इसका सरफेस एरिया देगा। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा स्फीयर का, 4 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है, समझ गए, होगा। सो जो phi e निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 4 पाई r, सॉरी क्या निकल कर आया, ये E इंटू, हमने ई वेक्टर फॉर्म यूज करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज 4 पाई r स्क्वायर ये आया, इंटू 4 पाई स्क्वायर ये आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ अब आप गॉस थ्योरम अप्लाई कीजिए ऑन
अप्लाइंग गॉस थ्योरम, ऑन अप्लाइंग गॉस थ्योरम, जब GT फॉर गॉस थ्योरम, ये क्या होती है भाई, ये होता है phi E इज इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू नेट कितना है इस सरफेस के अंदर, कितना है इस लूप में, क्यू नेट कितना है, क्यू प्लस क्यू है, तो हम इसको प्लस क्यू रखेंगे बाय एप्सिलॉन नॉट, तो जो phi E आया वो क्या निकल कर आया, प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और phi E अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये कितना है, E इंटू 4πr², E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव है तो हम क्यू लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो क्या निकल कर आई, 1/4πr² क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 1/4π नॉट क्यू बाय r²। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, होता है कि नहीं होता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने यही डिराइव किया होगा। और देखो गॉस थ्योरम से कितने इजीली डिराइव कर लिया कि नहीं कर लिया, कोई डिफिकल्टी आई, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो लगाया, और बड़ा उससे भी छोटा गॉस थ्योरम हमें लगता है उसको अप्लाई किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट कर लिया। ओके, ये आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो अब हमें क्या निकालना है, कूलाम फोर्स, क्या निकालना है, कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स, अब हमने इस एलिमेंट पे पॉइंट चार्ज लिया है क्यू नॉट, इस पे इस चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है, तो हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो क्या होगा, क्यू नॉट ई होगा कि नहीं होगा, क्यू नॉट ई। सो ई आपने निकाल लिया है तो ये क्या आएगा, 1/4π नॉट क्यू नॉट बाय r²। और ये कूलाम फोर्स लगता है, ये भी आपने सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने यही स्टडी किया होगा कि जो कूलाम फोर्स होता है, दो चार्ज हैं, जैसे एक चार्ज ये Q1 है, ये Q2 है, ये r डिस्टेंस पे है, Q1 इस पे, Q2 पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो बाय कूलाम फोर्स ये 1/4π नॉट Q1 Q2 बाय r² होता है। ये आपने पढ़ा है, ठीक है, ये आपने स्टडी किया है। और वही देखो इस पॉइंट चार्ज पे, इस टेस्ट चार्ज पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इतना फोर्स लग रहा है, ये डिराइव होकर आया बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, आया कि नहीं आया। सो इट इज अ कूलॉम लॉ, हम इसको लिख सकते हैं, इट इज कूलॉम लॉ या कूलॉम फोर्स, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, समझ में आया। देखो कितनी एनर्जी से मैंने आपको बताया, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं। सो ये डेरिवेशन आपको आई हो पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसे ही और भी आगे डेरिवेशन है, तो ये डेरिवेशन किसका था, डेरिवेशन ऑफ कूलॉम फोर्स आप बोल सकते हो, या डिराइव या एक्सप्रेस कूलॉम इक्वेशन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, ऐसे भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये शॉर्ट या लॉन्ग में जरूर मतलब नहीं कह सकते, बट गॉस थ्योरम का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये हो सकता है, या जो आगे आपको डेरिवेशन बताएं वो हो सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट डेरिवेशन लेते हैं, ठीक है, नई एनर्जी के साथ नया डेरिवेशन, न्यू एनर्जी के साथ न्यू डेरिवेशन समझते हैं। इसको रफ कर रहे हैं, ये वन शॉट वीडियो में आप पूरा गॉस थ्योरम समझ जाओगे। आई होप अब आप समझ गए होगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आई होगी इसको समझने में, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेशन देखते हैं। सेकंड डेरिवेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड अब देखना वो कितनी तेज़ी से होगा, इसमें तो बहुत टाइम लग गया, बट जो आगे आने वाले डेरिवेशन है आप बहुत क्विकली करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज या वायर, ठीक है, वायर है,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतना समझ लीजिए, ठीक है। इसका भी हम फिगर से समझ रहे हैं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। तो इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, मीन्स ये एक इनफाइनाइट लाइन है, गंदा हो जाता है, ये ब्लैक हो जाता है। जैसे ये एक वायर है, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, ये डॉटेड बता रहा है इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसके अराउंड हम एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे जो कि सिलेंड्रिकल है। कैसी है ये गॉसियन सरफेस? सिलेंड्रिकल है। इसको इमेजिनरी ही आप बनाएंगे क्योंकि ये एक इमेजिनरी सरफेस है, गॉसियन कर्व है, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है, इट इज़, हम लिख सकते हैं इट इज़ गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल है। कैसा है? सिलेंड्रिकल है, दिख रहा है, जिसकी रेडियस r है, जिसकी रेडियस r है, ठीक है। इस रेडियस को इधर बनाएं ताकि फिगर और जितना क्लियर आप बनाओगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। खींचा पीछी नहीं करनी, ठीक है। ये रेडियस इसकी r है, इसकी ये रेडियस है और इसकी लेंथ l है। l लेंथ का गॉसियन सिलेंडर अज्यूम किया, ठीक है। अब इस पे क्या करते हैं, हमें देखो दो तरीके की सरफेस मिल रही, एक तो ये मिल रहा है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस मिल रहा है, और एक इसका एंड मिल रहा है। इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है? पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें, प्लस Q, पॉजिटिव Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस वायर में, इसीलिए इसको बोला गया इनफाइनाइट लाइन चार्ज। क्या बोला गया? इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। तो इसकी दो सरफेस हैं, एक ये कर्व्ड सरफेस है और ये एंड है। तो एक एलिमेंट हम इस पे ले लेते हैं और एक एलिमेंट इस पे ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो कोई भी, जैसे कि ये लाइन चार्ज है या वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? यहाँ पे देखो, जैसे एक वायर है, आप इसको पॉजिटिव चार्ज दे दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, ठीक, इसके परपेंडिकुलर। वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर ही होती हैं। क्या होती? सरफेस के परपेंडिकुलर होती। अगर ये नेगेटिव होता तो इसकी तरफ आ रही होती ये, ठीक, इस लाइन की तरफ आ रही होती, बट परपेंडिकुलर होंगी। तो आप देख रहे हो जैसे ये सरफेस कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर यही मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये ई वेक्टर ये होगा, और कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो उसी के परपेंडिकुलर होगा। अब ए ई और ए के एंगल में कंफ्यूज नहीं होना, इसका एरिया वेक्टर क्या आएगा? ये ई वेक्टर ए वेक्टर आ गया, ठीक है। इस केस में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं? इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इसकी तो पूरी डायरेक्शन है, सही है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही होगी। बट इस प्लेन का आप देख रहे हो ये सिलेंडर का ओपन वाला हिस्सा है, ओपन एंड है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये होगा कि नहीं होगा? मीन्स इसका एरिया वेक्टर ये होगा। तो अब आप देख रहे हो एक केस में जो थीटा है, इस केस में थीटा 0 आ रहा है, इसमें थीटा 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप इसको पॉइंट P लेट्स मान लो, इसको P डैश मान लो, ठीक है। तो इस पे जो φP आएगा, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P, φP, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? E वेक्टर डॉट ई ए वेक्टर, ई ए कॉस 0, डायरेक्ट रख रहे हैं, कॉस 0 की वैल्यू 1 मीन्स ई ए कितना हो गया? ई ए। और फॉर स्मॉल एलिमेंट है तो डी ए, क्या रखोगे? डी ए, डी φP, डी ई डी ए, सॉरी ई डी ए, ओके, ई डी ए फॉर स्मॉल। ऐसे ही डी φP क्या आ जाएगा? φP डैश क्या आ जाएगा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर रखोगे इसमें भी, तो ई डी ए कॉस 90 क्या होता है? 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो सिर्फ इसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे। कितनी आएगी? तो नेट निकालना पड़ेगा, तो हम इंटीग्रेशन कर देंगे डी φP, देखो पूरा स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ठीक, ई वेक्टर डॉट डी ए, ई डॉट डी ए वेक्टर नहीं लिख रहा है, ठीक है, ई डॉट डी ए। सो इसको हम ई डी ए लिख सकते हैं। तो इससे जो φP आया वो क्या आया? यही आया φP, ई डी ए आ गया ये, ठीक है, φP को ई डी ए आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? φP को क्या लिख सकते हैं? ई डी ए, ये एरिया होता है, ये क्या बताता है? एरिया।
एरिया अब आप देखो कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होता है सिलेंडर का, नहीं पता होगा तो आपकी ज्योमेट्री वीक है, ठीक है, आप उस पर काम करो। अभी के लिए हम बता दे रहे हैं इसका एरिया क्या होता है, मीन्स इसके लिए डी ए क्या आएगा 2 पाई आर, ये 2 पाई आर इंटू लेंथ मीन्स 2 पाई आर एल, क्या होगा 2 पाई आर एल। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो ई इंटू 2 पाई आर एल आया, क्या आया ई इंटू 2 पाई आर एल, आया कि नहीं आया, ठीक है। नाउ अप्लाई जीटी, गॉस थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे वो क्या कहती है, जो 5p होगा वो क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, यही तो है गॉस थ्योरम, ठीक है। क्यू नेट कितना है आप देख रहे हो, सिर्फ क्यू चार्ज है इसके अंदर, कितना चार्ज है क्यू चार्ज, वो भी प्लस का, तो क्यू बाई एप्सिलॉन हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। 5p क्या निकल कर आया इससे, अब इसका देखो 5p आप रखोगे यहीं पे रख दो, ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आया, आया कि नहीं आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे क्या निकल कर आई 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और एल इंटू क्यू बाय आर, ये निकल कर आया क्यू बाय आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आई ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब इसका एक और होता है दूसरे टर्म में, वो टर्म क्या है समझते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको समझने से पहले हम समझेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी कहता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्यू बाय एल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं और वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। समझ में आया कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है। मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। सो क्यू बाय एल की प्लेस पे ये देखो क्यू बाय एल है इस फॉर्मूले में, लैम्डा रख दें, रख दे लैम्डा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 1 बाय 2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा बाय आर। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के उसमें आ गया कि नहीं आ गया टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका ग्राफ भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कैसे, आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड ई। तो आप देख रहे हो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट 1 बाय आर, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीन्स ये ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ये ग्राफ ऐसा होगा। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो और ग्राफ आ जाए तो आप ये हाइपरबोला मार देना, ठीक है, सही होगा आपका, ठीक। तो ये डेरिवेशन समझ में आया, कितना इजी था, ठीक है। और जो आगे डेरिवेशन है वो भी ऐसे ही है, उनको भी देखते हैं हम, उनको भी समझते हैं, ठीक है। सो अब इसको हम रफ कर रहे हैं और धीरे धीरे मेरी एनर्जी भी डाउन हो रही है तो काम कर रहे हैं, बट फिर भी हाई एनर्जी से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। पूरी कोशिश है ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा और ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो मेरे पास कोई बुक नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, बट एक सिस्टम, एक वे, एक मेथड है मेरे पास जिससे मुझे ये डेरिवेशन याद रहते हैं, हमेशा याद रहते हैं। मतलब रहता है कि कोई छेड़ दे बस हमसे कि गॉस थ्योरम में एक डेरिवेशन है, बताओ कैसे करना। मुझको सिर्फ ये फंडामेंटल फॉर्मूला पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बस इसी का हम इसी को सोचते हैं, ये ना भूलें, बाकी तो सब हो जाएगा। अब अगला डेरिवेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, इनफाइनाइट प्लेन सीट, इनफाइनाइट प्लेन सीट, ठीक है। इनफाइनाइट प्लेन सीट ली है जिसकी थिकनेस जो है नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो है। थिकनेस क्या है, जीरो है, ये कंडीशन याद रखना, जिसकी थिकनेस जीरो है, ठीक है। अभी थिक सीट के लिए भी समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट, तो पहले प्लेन सीट बनाइए आप,
इस तरीके से, इसमें प्लस, अब इसमें एक गॉसियन सरफेस भी एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। इस फिगर को थोड़ा इस तरीके से बनाएं कि गॉसियन सरफेस अच्छा बने और हमारा फिगर बहुत अच्छा दिखे, फिगर हमें अच्छा दिखना चाहिए। ये अब प्लेन अच्छा दिख रहा है नहीं। अब इस पे हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे, ये ठीक है। और आप कहोगे ये सर आप डॉटेड से बोले थे कि डॉटेड से बनाना, चलो डॉटेड से बना देते हैं, ये लो, रोना नहीं लेकिन हम डॉटेड से बना दे रहे हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमारा गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल है, इट इज GS, हम लिखते जरूर है, आप भी ऐसे ही लिखना, गॉसियन सरफेस है और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी Q, ठीक है, छोटा बना दिया है। इसकी जो रेडियस है वो R है, उसकी जो रेडियस है वो R है, इसकी लेंथ L है, ठीक है। अब इसमें भी दो सरफेस मिल रही हैं, देखो एक तो ये इस साइड और ये एक कर्व्ड सरफेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बट ये सीट है तो इसके दोनों साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। जैसे कि एक सीट ये है तो इसके इस साइड भी चार्ज होंगे और इस साइड भी चार्ज होंगे, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका ये वाला पोर्शन भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो देख रहे हैं ये और ये इसके सिमेट्रिकल है, ये और ये सिमेट्रिकल है, तो एक साइड का कैलकुलेट करके दो का मल्टीप्लाई कर दें आ जाएगा। तो इसको हमने मान लिया P, इसको मान लिया P डैश, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ही होगी, मीन्स ये P है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और जो एरिया वेक्टर होगा वो इसी के डायरेक्शन में होगा क्योंकि वो भी परपेंडिकुलर होता है इसके। इस केस में एरिया वेक्टर DA ये है, बट E ये है, ये 90 डिग्री है, तो इसकी वजह जो फ्लक्स आएगा वो जीरो आएगा, मीन्स इसकी जो कर्व्ड सरफेस है गॉसियन सरफेस की, उसमें जो फ्लक्स आएगा कर्व्ड सरफेस की वजह से वो जीरो आएगा, समझ गए। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ हम ये वाला कंसीडर करेंगे, जितना इधर है उतना ही इधर भी होगा, E वेक्टर DA वेक्टर, ये बात समझ में आई। तो देख रहा हो सिमेट्रिकल है, ये वाला जीरो हो जाएगा, इसमें भी ये जीरो ही हो जाएगा, बना लो ताकि कंफ्यूज ना हो। नाउ अब लिख सकते हैं फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, हम लिख रहे हैं ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि जो थीटा है वो 90 डिग्री है, डायरेक्ट लिख दिया, इतने आप समझदार हो गए हो, ठीक है। बट फ्लक्स एट पॉइंट P, एट P, और ये इसको P डैश ले लो, एट P जो आएगा वो 5P क्या हो जाएगा, वो इंटीग्रल के फॉर्म में E डॉट DA हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, E डॉट DA 5P हो जाएगा, E डॉट DA, ठीक है। और इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, अब आप एरिया बताइए। अब देखो सिलेंडर है तो सिलेंडर का अपर एंड का एरिया लेंगे तो इसके लिए जो DA आएगा वो क्या आएगा, पाई R स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है R, इसकी रेडियस क्या है R, तो ये क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, मीन्स इसको जब हम ऐसे लिखेंगे तो ये E इंटू पाई R स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। एट P डैश पे भी जाओगे वो इसके सिमेट्रिकल है तो 5P डैश भी क्या निकल कर आएगा, E इंटू पाई R स्क्वायर, मीन्स जो फाई टोटल आएगा, फाई टोटल क्या आ जाएगा 5P प्लस 5P डैश 5E जिसे हम लिखेंगे वो, ये दोनों का जब ऐड करेंगे तो ये 2E इंटू पाई R स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। दिस प्लस दिस दोनों सेम है, ऐड होके 2E इंटू पाई R स्क्वायर बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है, बन गए। अब देखो ये हो गया, अब क्या करना है भाई, गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। अब सपने में भी याद हो गया होगा, ठीक है। फाई क्या निकल कर आया, 2 इंटू पाई R स्क्वायर, और क्यू नेट क्या है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सरफेस में भी आपको क्यू चार्ज ही मिलेगा तो वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। तो इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या निकालोगे, 1/2πε0, देख लो ई कर रहे हो, ये 2πr² इधर आएगा, q/r², आएगा कि नहीं आएगा, q/r², ओके, q/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई फॉर व्हाट, इनफाइनाइट प्लेन शीट के लिए। अब जैसे लाइन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, वैसे ही इसकी सरफेस पे भी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो लाइन में था तो उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोला, अब सरफेस पे है तो उसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सरफेस, ये सारे देखो वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन है, पूछ दिए जाते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट कर रहा है, ठीक है, सिग्मा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी को क्या कहेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। लीनियर क्या था, पर यूनिट लेंथ था, यहाँ पे पर यूनिट एरिया, सिग्मा इज q/a, इतना लिख दोगे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू q/a, ओके। q/a इसकी यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये भी बताने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, आप समझ जाइए, ठीक। अब आप इसको इसमें पुट कर दो, q/a, तो ये क्या आएगा, q/πr² आएगा। इसके लिए क्या निकल कर आएगा, q/πr²। अब आप इसमें से इज इक्वल टू इसको 1/2ε q/πr² लिख सकते हो। तो इस q/πr² को आप क्या लिख सकते हो, σ/2ε0, क्या लिख सकते हो, σ/2ε0। तो इसके लिए जो फाइनल रिलेशन आया वो क्या निकल कर आया, σ/2ε0 निकल कर आया कि नहीं आया, आ गया ना निकल कर। अब आप कर लोगे, ये इसका रिलेशन होता है, कितना छोटा सा डेरिवेशन है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब अगला डेरिवेशन देखते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, ये हम इसको लिखे, चलो रफ कर दें, रफ कर देते हैं। रफ कर दिया, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, r², इसका भी ग्राफ आप देख लो, r² और e का ऐसे ही आएगा, ठीक है, इस तरीके से ही आएगा, जैसे वो था वैसे ही आएगा, बस वैल्यूज का चेंज होगा, नेचर हाइपरबोला ही रहेगा, नेचर उसका हाइपरबोला ही आएगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट था, ठीक है, बट अब जब थिकनेस हो उसमें, ठीक है, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट विथ थिकनेस, मतलब T0 ना हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, T0 ना हो तो इसको ऐसे ही आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि जब उसमें ये उसका हमने सिर्फ एक पोर्शन बनाया है, टॉप से देख रहे हो, सीट को खड़ी करके टॉप से देख रहे हो तो ऐसा दिख रहा है, तो इसमें जो चार्ज होगा बोथ साइड होगा। अब इसमें कुछ थिकनेस दी हुई है T, ठीक है, उसमें थिकनेस नहीं थी, बोथ साइड इसमें +q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको आप सरफेस 1 मान लो, सरफेस 2 मान लो, और आपने एक पॉइंट P यहाँ पर लिया, तो इसमें क्या होगा, सरफेस 1 की वजह से भी इस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा E1, ठीक है, E1 वेक्टर, और 2 की वजह से पॉजिटिव है तो इससे दूर ही लगेगा E2 वेक्टर, इसी डायरेक्शन में इस पॉइंट पे लग रहा होगा, ठीक है। तो इस पे जो P नेट आएगा, EP जो आएगा वो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर हो जाएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो E1 प्लस E2 आप लिख सकते हो। और आपको पता है फॉर इनफाइनाइट प्लेन शीट, अब इसमें थिकनेस 0 है तो E1 क्या हो जाएगा, सिग्मा, दोनों साइड सिग्मा सेम है तो σ/2πε, और इसका भी σ/2ε0, 2π नहीं 2ε0, इसमें आप पुट कर दोगे σ/2ε0 प्लस σ/2ε0, तो σ/ε0 कॉमन हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 हाफ हाफ 1 होता है, तो जो EP आएगा वो क्या आएगा, σ/ε0। समझ गए, कितना इजी था, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट व्हेन शीट इज थिक, उसकी थिकनेस हो, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारे ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करना, ठीक है, कि नहीं सिर्फ 1-2 डेरिवेशन।
ऑल डेरिवेशंस आर इम्पॉर्टेंट, गॉस थ्योरम के सारे डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हीं से छोटा क्वेश्चन भी बनता है और बड़ा क्वेश्चन भी बनता है और आता जरूर है, इसको नेगलेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते हम। ठीक है, अब देखो अगला डेरिवेशन देखते हैं। अगला डेरिवेशन देखते हैं हम लोग, लास्ट डेरिवेशन है ये, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, ये देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, इसका क्या आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक स्फेयर लिया, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और कोई भी कंडक्टिंग स्फेयर हो, कंडक्टर हो, तो जो चार्ज होता है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी सरफेस पे होता है, ये बात जान लो। तो इस पे पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लस क्यू चार्ज इस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसमें तीन केस बनेंगे, देखो। एक तो जब आप पॉइंट ले रहे हो, इस पे सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पॉइंट आप यहाँ पे ले रहे हो, मान लो एम पॉइंट आप ले रहे हो, एक पॉइंट इसकी सरफेस पे ले रहे हो पी पॉइंट, और एक पॉइंट आप इनसाइड ले रहे हो आर पॉइंट। ठीक है, तो हमें केसेस कैसे समझने हैं। सबसे पहला केस आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, फॉर आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट एम क्या करना पड़ेगा हमें, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करो जिसके अंदर ये पॉइंट आ जाए। तो ये हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया फॉर आउटसाइड, गॉसियन सरफेस फॉर व्हाट, आउटसाइड स्फीयर के लिए। ठीक है, गॉसियन स्फीयर फॉर आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड द स्फीयर कोई पॉइंट ले रहे हैं जिसकी डिस्टेंस आर है सरफेस से, ओरिजिन से, जिसकी डिस्टेंस आर है। ठीक, स्मॉल आर। तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल कर आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या निकल कर आएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉसियन सरफेस इसी पॉइंट पे लो, इसके अंदर मत लो। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये, ठीक है, इस पे स्मॉल एलिमेंट किस पे लेते हैं, गॉसियन स्फीयर पे। एक स्मॉल एलिमेंट लिया हमने एम पे, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई ये हो जाएगा और एरिया वेक्टर भी इसी के पैरेलल हो जाएगा। तो जो फॉर आउटसाइड द स्फीयर जो ई आएगा, फाई ई आएगा, वो क्या आएगा, ई डॉट डी ए, यही तो आएगा। सो ई डी ए इसको ले सकते हो। और ये जो समेशन डी ए है, आपको पता है इसके लिए समेशन डी ए इसका एरिया होगा, इसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर रेडियस है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, हम क्या रख सकते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब अब गॉस थ्योरम अप्लाई कर दें। ऑन अप्लाइंग गॉस थ्योरम, तो ये फाई ई जो है वो क्या हो जाएगा, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू नेट क्या है, इसके अंदर चार्ज कितना है, ये क्यू ई तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्यू प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप देख रहे हो ये जो फाई ई है ये क्या निकल कर आया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया वो क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये निकल कर आया। जब पॉइंट कहाँ पे हो, आउटसाइड द स्फीयर हो, जब आप आउटसाइड द स्फीयर कोई पॉइंट लेकर उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है निकालोगे, तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर आएगा ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें क्या बनेगा, एट द सरफेस, एट द सरफेस, सरफेस पे आओगे तो पूरा डेरिवेशन तो सेम रहेगा, सिर्फ आर क्या हो गया है,
कैपिटल आर हो गया है, आर कैपिटल आर में कन्वर्ट हो गया है, तो एट द सरफेस पे आर जो है वो कैपिटल आर हो गया है। ये जो आर है क्या हो गया है, कैपिटल आर। तो ये जो ई है वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये बात समझ में आई, क्योंकि एट द सरफेस ये स्मॉल आर कैपिटल आर बन गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे भी आप एक एलिमेंट लोगे तो ऐसे ही डी ई मिलेगा, ई वेक्टर मिलेगा, क्या बना देते हैं हम भी, डी ए वेक्टर मिलेगा। ठीक है, और 4π स्मॉल आर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, और रिलेशन ये मिलेगा। अब इसका थर्ड केस क्या है, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। तो इनसाइड द स्फीयर आप देख रहे हो, मान लो इसकी रेडियस r1 है, ठीक है, r1 है, आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, इस पे एक एलिमेंट लोगे, ठीक है, ऐसे इसका डी ई वेक्टर ये होगा, डी ए वेक्टर ये होगा, सब कुछ आप फ्लक्स कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, सो इनसाइड द स्फीयर जब आप फ्लक्स आई लगाओगे, एफ आई, इसको ओ लिख लो, आउटसाइड एफ आई, तो ये क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। बट आप देख रहे हो फाई आई ई डॉट समेशन डी ए हो जाएगा, और क्यू नेट क्या हो जाएगा, इसके अंदर कोई चार्ज आ रहा है क्या, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं। चार्ज कहाँ पर है, चार्ज स्फीयर के सरफेस पर है। इस गॉस सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, मीन जो क्यू नेट है वो क्या हो जाएगा 0/ε। ये तो 0 हो नहीं सकता, इसका एरिया आएगा, तो 0 क्या आएगा, ई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई आउटसाइड, ई एट सरफेस, ई आई क्या निकल कर आएगा 0। तो इनसाइड स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई 0, क्योंकि कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया। अब इसका कर्व देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं हाफ के लिए, जैसे ये है, ठीक है, ये r डिस्टेंस है, इट इज r, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रहा है। ठीक है, तो सरफेस पे कितना है 0, यहाँ पे कितना है 0, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0 है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 0। इसको आप डार्क कर दोगे जिससे पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है और फिर वो डिक्रीज करती है, क्योंकि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², दैट इज वाई ये करवाया। तो इसके लिए कर्व क्या निकल कर आया, ये, और फिर ये यहाँ से इस तरीके से, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ES, जो सरफेस पे निकल कर आएगी वो उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर अगर आप रेडियस बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये इसका कर्व निकल कर आया। अब आप बताइए, गॉस थ्योरम आपको डिफिकल्ट लगी, कोई डिफिकल्टी आई, आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। और आई थिंक अब आप गॉस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, वेरी शॉर्ट आएगा, शॉर्ट आएगा, लॉन्ग आएगा, कर लोगे इजीली। अगर आप इसको एक बार देख के भी जाओगे तो इतना, कुछ लोग होते हैं कि हाँ भाई पढ़ने वाले तो पढ़ रहे हैं, बट कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, जाते जाते कुछ ऐसा मिल जाए कि इतना कर दें कि 5 में से 3 मार्क्स ऑब्टेन कर लें। तो उस पर्पज़ से भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है। ठीक है, सो आप अच्छे से पढ़ें और पढ़ते भी रहें, मेहनत करें, ऐसा नहीं है। और भी ऐसे टॉपिक्स हैं। पहला वीडियो मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बनाया था, जिसे आपने देखा होगा, बहुत ही अच्छा, मतलब आपने कम टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझा, उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी अब आप उनको कर सकते हो। ठीक है, लग सकते हो उसमें, कैसी भी हो, ऑब्जेक्टिव हो, वेरी शॉर्ट हो, शॉर्ट हो। वैसे ही गॉस थ्योरम को आज हमने डिस्कस किया और पूरा कवर किया इन 1 वीडियो। ठीक है, सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बिल्कुल ऐसे ही होगा, कोई भी डिफिकल्ट चीज़ होगी उसको हम इजी वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।